एक लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में जन्म लेती है, लेकिन इस लड़की का बचपन से ही ये सपना होता है कि बड़े होकर ये अपने परिवार का नाम रोशन करे। इस लड़की का सपना था कि ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, लेकिन परिवार के पास में इतना पैसा नहीं था जो इस लड़की को इसके सपनों को सच करने के लिए इसको पैसा मुहैया करा सके। लिहाजा उसके बाद में जैसे ही वक्त गुजरता है, सोशल मीडिया का ये दौर आता है, ये लड़की अपने घर में टीवी देखती और उन्हीं टीवी पर कलाकारों को देखकर उन्हीं की तरह एक्ट करने की कोशिश करती। धीरे धीरे समय गुजरता गया और जब इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब और टिकटॉक जैसा जब दौर आया तो उसके बाद में इस लड़की ने अपनी एक रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। दोस्तों, जब इसने वो रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, वो रील्स जो थी वो रातों रात वायरल हो जाती है। उसके बाद में ये लड़की रातों रात वायरल हो जाती है। देखते ही देखते अब ये लड़की स्टार बन चुकी थी। इसकी लाखों में फ़ैन फॉलोइंग हो चुकी थी, लोग इससे मिलने आने लगे थे। और दोस्तों, उसके बाद में इस लड़की ने एक नहीं बल्कि कई भाषाओं में अपनी जो सॉन्ग्स की एल्बम्स होती हैं उनको भी शूट कराया। लेकिन दोस्तों, इसकी जो कामयाबी थी, इसकी जो शोहरत थी, एक दिन इसी लड़की के लिए काल बन जाती है। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे, इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स को समझेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता से। और कोलकाता में एक परिवार है, जिस परिवार के मुखिया जिनका नाम धनौखी राणा। धनौखी राणा के टोटल 5 बच्चे हैं। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है रिया कुमारी। रिया कुमारी बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक चंचल जैसी लड़की थी और इसके सपने थे कि ये बड़ी होकर किसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी हो या फिर बॉलीवुड हो या फिर कोई और, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी। लेकिन इसके पिता के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो इसकी कहीं पर ट्रेनिंग करा सके या फिर इसको किसी ऐसे स्कूल में भेज सके जहाँ पर एक्टिंग वगैरह सिखाई जाती हो। इसलिए जो रिया कुमारी थी, अपने ही घर में लगे हुए टीवीज़ को देखती, उन पे जब कोई एक्टर एक्टिंग करता तो उस तरीके की एक्टिंग करने की कोशिश करती। टैलेंट इतना ज़्यादा था कि ये अपने ही मोबाइल से अपने वीडियो को शूट किया करती। और एक दिन ये अपने वीडियो को अपने मोबाइल से शूट करती है और शूट करने के बाद में उस वीडियो को ये सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करती है। सोशल मीडिया के ऊपर जब वो वीडियो पोस्ट होता है तो उसके बाद में इसकी जो वीडियो थी ये बहुत तेज़ी के साथ में वायरल होती है। देखते ही देखते रिया कुमारी स्टार बन जाती है। अब इसके घर पर, इसके जहाँ पर ये रहा करती थी, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एल्बम्स थी जिनके ऑफ़र आने लगे कि रिया कुमारी हमारे साथ काम कर लो। और रिया कुमारी कई सारी एल्बम्स में काम करती भी है। धीरे धीरे रिया कुमारी के जो सपने थे वो सच होने लगे थे। लेकिन रिया कुमारी कोलकाता में रहकर ये सोचती है कि यहाँ पर शायद उसको उतनी ज़्यादा शोहरत ना मिले जिसकी ज़रूरत उसको है, इसलिए वो झारखंड का रुख करती है। और जब ये लड़की झारखंड में आती है तो झारखंड में आने के बाद में ये कई सारी एल्बम्स में काम करती है। जब एल्बम्स में इसको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है तो ये सोचती है क्यों ना उसे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, यानी उसे फिल्म बनाना चाहिए। और इसी दौरान झारखंड में जो इंडस्ट्री है उसके जो सबसे बड़े डायरेक्टर में जो शुमार होते हैं, जिनका नाम है प्रकाश अलवेला, उससे इसकी मुलाकात होती है। जब प्रकाश अलवेला से इसकी मुलाकात होती है तो उसके बाद में प्रकाश अलवेला के साथ में ये बहुत सारी एल्बम्स में काम करती है, साथ के साथ बहुत सारी मूवीज़ में भी काम करती है। और देखते ही देखते ये जो लड़की थी जिसका नाम रिया कुमारी था, ये इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती है कि लोग इससे मिलने के लिए तरसने लगे थे। दोस्तों, रिया कुमारी जब कामयाबी के उरूज पर पहुंचती है तो उसके बाद में ये अपना नाम रिया कुमारी से बदलकर ईशा आलिया कर लेती है। ईशा आलिया इसका नाम हो चुका था और झारखंड इंडस्ट्री में लोग इसको जानते थे। लोगों से मिलना, अलग अलग मूवी में काम करना, अलग अलग एल्बम्स में काम करना, ये लगातार चल रहा था। यानी देखते ही देखते ईशा आलिया बचपन में जिस तरीके के सपने देखा करती थी वो सपने सच हो चुके थे। ईशा आलिया अब स्टार बन चुकी थी। लेकिन प्रकाश अलवेला के साथ में जब इसकी मुलाकात हुई और प्रकाश अलवेला से जब लगातार इसकी मुलाकातें, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले तो इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हुई। लेकिन दोस्तों, ये जो गहरी दोस्ती थी कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को कानो कान खबर नहीं लगती। दोस्तों, प्रकाश अलवेला और ईशा आलिया जब एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, थोड़ा समय गुजारते हैं, तो इन लोगों को लगता है कि अब हमें शादी करनी लेनी चाहिए। उसके बाद में ईशा आलिया और प्रकाश अलवेला शादी करते हैं। शादी करने के बाद में झारखंड के रांची शहर में एक बहुत ही ज़्यादा पॉश इलाका पड़ता है, टैगोर्स हिल्स इलाका। यहीं पर ये एक फ्लैट जो है वो किराए पे लेते हैं और उसके बाद में ईशा आलिया और प्रकाश अलवेला उसी फ्लैट के अंदर रहने लग जाते हैं। दोस्तों, ईशा आलिया जब अपने पति प्रकाश अलवेला के साथ में उस फ्लैट में रहना शुरू करती है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ इनको एक बेटी भी हो जाती है। तकरीबन 2-2.5 साल का और वक्त गुजर जाता है। एक दिन ईशा आलिया अपने पति प्रकाश अलवेला से कहती है कि क्यों ना हम लोग हमारे पिता से मिलने के लिए कोलकाता चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, मैं अपने पिता से मिली नहीं हूँ।
तो जो प्रकाश अलवेला होता है वो कहता है कि देखो मेरे हाथ एक बहुत बड़ी मूवी लगी है, जैसे ही उसका काम फिनिश होगा हम लोग चलेंगे। इस पर ईशा आलिया बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि जब भी मैं तुमसे कोलकाता चलने के लिए कहती हूँ तो तुम कोई ना कोई बहाना कर देते हो। क्या मुझे मेरी फैमिली से मिलने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे मेरी फैमिली की याद नहीं आती है? तो इस बात पर ईशा आलिया प्रकाश अलवेला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब प्रकाश अलवेला ये देखता है कि ईशा आलिया की आंखों में आंसू आ गए और उसको उसकी फैमिली से मिलने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, तो प्रकाश अलवेला ईशा आलिया से कहता है कि चलो ठीक है, मैं शाम को आता हूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे, तुम तैयार रहना। और दोस्तों ये बात है 27 दिसंबर साल 2022 की। 27 दिसंबर साल 2022 को रात के 11 बजे के आसपास ईशा आलिया और उसके पति प्रकाश अलवेला और वो 2 साल की बच्ची, ये लोग अपने घर से यानी झारखंड के रांची से कोलकाता के लिए निकलते हैं। सुबह के तकरीबन ऑलमोस्ट जो सुबह सुबह का वक्त होता है, उस सुबह सुबह के वक्त पर हावड़ा में एक जगह पड़ती है वगनान थाना। उसी वगनान थाने में प्रकाश अलवेला अपनी गाड़ी रुकाता है। इसकी गोदी में इसकी बेटी थी और इसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वहाँ के जो पुलिसकर्मी होते हैं ये प्रकाश अलवेला को देखते ही पहचान लेते हैं, क्योंकि प्रकाश अलवेला कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, बल्कि ये झारखंड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर था। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे प्रकाश अलवेला को अंदर लेके जाते हैं, उसे कुर्सी पर बिठालते हैं और उसके बाद में इसकी जो रंगत उड़ी हुई थी उसके पीछे की वजह और पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। पुलिस वाले प्रकाश अलवेला को लेकर जब अंदर पहुंचे और उन्होंने इससे पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो, तो प्रकाश अलवेला दहाड़े मार मार कर रोने लग जाता है। ये कहता है कि साहब मेरी गाड़ी के अंदर डिग्गी में मेरी पत्नी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं बड़ा भौचक्के रह जाते हैं कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो उसके बाद में प्रकाश अलवेला बताता है कि साहब कल रात मैं मेरी पत्नी रांची के टैगोर हिल्स इलाके से रात के 11 बजे के आसपास निकले थे और उसके बाद में कोलकाता हम लोग निकले थे, क्योंकि कोलकाता की रहने वाली मेरी पत्नी ईशा आलिया थी और वो अपनी फैमिली वालों से मिलने आ रही थी। लेकिन जो कोलकाता से पहले महेश रेखा पुलिया पड़ती है वहीं पर मुझे वॉशरूम आता है। मैं वॉशरूम के लिए अपनी गाड़ी रोकता हूँ और थोड़ा दूर जाकर वॉशरूम करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इसी बीच में जब मैं फ्री होकर फ्रेश होकर जब मैं पीछे मुड़ता हूं तो देखता क्या हूं कि 3 लोग ऐसे हैं जो मेरी गाड़ी में झांकने की कोशिश कर रहे हैं शीशे के माध्यम से। और मैं घबरा जाता हूं क्योंकि गाड़ी की पीछे वाली सीट पर मेरी पत्नी ईशा आलिया और वो अपनी बच्ची के साथ में सोई हुई थी। मैं भागकर उन तीनों से पूछने की कोशिश करता हूं तुम लोग गाड़ी में क्या झांक रहे हो, लेकिन वो तीनों ही लोग शायद ड्रिंक थे और वो तीनों ही लोग मेरे साथ में झगड़ा करने लगते हैं। जब वो मेरे साथ में झगड़ा करते हैं मैं भी झगड़ा करता हूँ। इसी झगड़े में मेरी पत्नी ईशा आलिया की आंख खुल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो गेट खोलकर बाहर आती है और वो हमारे बीच में बीच बचाव कराने की कोशिश कर रही थी कि इतने में ही उन तीनों में से एक व्यक्ति अपनी जेब से एक गन निकालता है, रिवाल्वर निकालते हुए कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर चली जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब ईशा आलिया मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। ईशा आलिया विरोध करती है, लेकिन उसी समय वो व्यक्ति जो था फायर कर देता है। अब जैसे ही मेरी पत्नी ईशा आलिया को फायर लगता है ये तीनों लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। साहब मैं घबरा जाता हूँ, अपनी पत्नी को जैसे तैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते मेरी पत्नी की मौत हो जाती है। अब दोस्तों पुलिस वाले जब ये पूरा मामला सुनते हैं तो पुलिस वाले बड़ा परेशान होते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा स्टार, उसकी पत्नी जो वो भी स्टार है, तो उसका कोई इतनी बेरहमी के साथ में कत्ल कैसे कर सकता है। उसके बाद में पुलिस वाले इस व्यक्ति यानी जिसका नाम प्रकाश अलवेला था इससे पूछते हैं कि जहाँ पर गोली मारी गई थी वहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूर था। तो प्रकाश अलवेला बताता है कि जब उन लोगों ने गोली मारी और वो लोग भागे तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी को पीछे वाली सीट पर लिटाया और उसके बाद में मैंने तेज़ रफ्तार जब गाड़ी चलाई तो 3 से 3.5 किलोमीटर दूर जाकर एक हॉस्पिटल है ASCC हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर लेकर मैं अपनी पत्नी को पहुँचता हूँ। डॉक्टर ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में वो हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ईशा आलिया की मौत हो चुकी है। मैं अपनी पत्नी के मायके जा रहा था, लेकिन मायके ना जाकर साहब मैं सीधा पुलिस थाने आया हूँ ताकि मेरी पत्नी को इंसाफ मिल सके। लिहाजा पुलिस वाले इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। उसके बाद में केस दर्ज करते हैं, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद में इस केस की पुलिस वाले जो थे वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों पुलिस इस मामले में सबसे पहले जो लड़की थी ईशा आलिया उसकी फैमिली को कॉल करती है। धनौकी राणा ईशा आलिया के पिता पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में पुलिस से कहते हैं साहब ये जो मेरा दामाद है प्रकाश अलवेला ये दरअसल झूठ बोल रहा है, ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मेरी बेटी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने किया है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस कहती है धनौकी राणा से, क्या तुम्हारे पास में कोई सबूत है कि तुम अपने दामाद पर इस तरीके का इल्ज़ाम लगा रहे हो? क्योंकि पुलिस के पास में अभी तक इस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। तो पुलिस ऐसे में आखिरकार ये कैसे मान सकती थी कि इस लड़की का कत्ल उसके ही पति प्रकाश अलवेला ने किया है। लिहाजा धनौकी राणा कहता है कि साहब मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है,
लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस व्यक्ति ने मेरी बच्ची के साथ में धोखा किया है। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है कि धोखा किया है, तो पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिरकार किस तरीके का धोखा किया है। तो ये धनोखी राणा, उस लड़की का जो पिता था, ये बताता है कि जब मेरी बच्ची झारखंड की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाती है तो उसी समय इसकी मुलाकात इस प्रकाश अलवेला से होती है। ये मेरी बच्ची को अपनी बातों में फंसाता है और उसके बाद में उससे शादी करता है, जबकि मेरी बच्ची को बाद में ये पता चलता है कि प्रकाश अलवेला ऑलरेडी शादीशुदा था और इसने इस बारे में मेरी बच्ची को नहीं बताया था। जब भी मेरी बच्ची मुझे पैसे भेजा करती थी क्योंकि मेरी माली हालत ठीक नहीं थी, तब उस समय ये मेरी बच्ची के साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई किया करता था। कभी भी मेरी बच्ची अगर कोलकाता आने के लिए कहती थी, अपनी फैमिली वालों से मिलने के लिए कहती थी, तो ये व्यक्ति एक बार भी मेरी बच्ची को लेकर यहाँ पर नहीं आया। ये नहीं चाहता था कि मेरी बच्ची अपने परिवार वालों से मिले। साहब, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, यही कातिल है। लेकिन अभी तक पुलिस के पास में कोई सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। प्रकाश अलवेला एक बड़ा व्यक्ति था, ऐसे में उसके ऊपर हाथ डालना भी पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए पुलिस वाले प्रकाश अलवेला को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इसने बताया था कि गोली मारी गई थी, जिस जगह का नाम था महेश रेखा पुलिया। वहां पर जब पुलिस पहुंचती है, ये व्यक्ति बताता है प्रकाश अलवेला कि यहीं पर मेरी पत्नी के सर में गोली मारी गई है। पुलिस देखती क्या है कि वहां की मिट्टी, वहां की घास बिल्कुल नेचुरल है, किसी भी तरीके की कुछ ऐसा संदिग्ध नहीं दिखता है कि यहाँ पर पता चले कि किसी का कत्ल हुआ है। लेकिन पुलिस अब भी इस पूरे मामले के अंदर खामोश थी, क्योंकि पुलिस प्रॉपर पुख्ता सबूत चाहती थी। उसके बाद में पुलिस जो थी वो ASCC हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद में मेडिकल स्टाफ से पूछती है कि इस तरीके से इस तारीख में कोई व्यक्ति आया था अपनी पत्नी को लेकर जिसके सर में गोली लगी हो और बाद में उस महिला की मौत हो गई। डॉक्टर्स बताते हैं कि इस तरीके का कोई भी केस नहीं आया। लिहाजा पुलिस को डाउट तो हो चुका था कि इस पूरे मामले के अंदर हो सकता है कि प्रकाश अलवेला इन्वॉल्व हो, लेकिन सबूत कोई भी नहीं था। इसलिए पुलिस जो थी वो झारखंड फ़ोन करती है और रांची की पुलिस को टैगोर हिल्स इलाके में जो उसका फ्लैट था, उस फ्लैट में जो उसके रूम्स थे, उनकी तलाशी करने के लिए वहीं की पुलिस को भेजती है। दोस्तों, रांची की पुलिस जो थी वो प्रकाश अलवेला के जब फ्लैट में जाती है, रूम की तलाशी करती है, तो वहाँ पर पाती है कि जो बेडशीट है उस बेडशीट पर खून के धब्बे हैं और इस बारे में वो बताती है कोलकाता पुलिस को। अब कोलकाता पुलिस ये कंफर्म हो चुका था, क्योंकि जिस घटना स्थल पर उसने बताया था गोली मारी गई, वहाँ पर कुछ मार्क्स नहीं थे, कुछ निशान नहीं थे। हॉस्पिटल में बताया गया कि हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके की कोई भी महिला नहीं आई थी जिसके सर पे गोली लगी हो। उसके पिता ने भी प्रकाश अलवेला के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाए थे। ऐसे में वहाँ से भी कंफर्म हो रहा था कि जिस रूम के अंदर ये लोग रहा करते थे उसमें खून के कुछ धब्बे मिले हैं। लिहाजा ये कंफर्म हो चुका था कि प्रकाश अलवेला ने ही अपनी पत्नी ईशा आलिया की हत्या की है। लिहाजा पुलिस वाले इस प्रकाश अलवेला को फ्रंट सीट पर बिठाते हैं और इससे पूछताछ करते हैं। थोड़ी ही देर पूछताछ के बाद में प्रकाश अलवेला टूट जाता है एंड टूटने के बाद में बताता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। पुलिस कत्ल करने के पीछे की जब वजह पूछती है तो प्रकाश अलवेला बताता है कि जब मेरी मुलाकात ईशा आलिया से हुई थी तो ईशा आलिया उस समय काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थी और इसको बड़े बड़े एल्बम्स में काम मिल रहा था, देखने में भी खूबसूरत थी, इसलिए मैं ईशा आलिया के प्रति अट्रैक्टिव हो गया। मैं जब भी उससे मिलने जाता उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके जाता और उसके बाद में वैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ। दोनों के बीच में मोहब्बत होती है, उसके बाद में हम लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन इस बारे में मैंने अपनी पत्नी ईशा आलिया को नहीं बताया था। लेकिन थोड़ा समय गुजरा, हमें एक बेटी हुई, उसके बाद में 2 साल गुजर गए, लेकिन किसी तरीके से मेरी पहले वाली जो पत्नी होती है उसको इस शादी के बारे में पता चल जाता है। जब उसको इस शादी के बारे में पता चलता है तो वो मेरे ऊपर प्रेशर बनाती है। वो कहती है कि देखो, ईशा आलिया को तुम छोड़ दो या फिर उससे तुम दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी बदनामी कर दूंगी। अब बदनामी के डर से जब ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है तो उसके बाद में ये प्लानिंग बनाता है। प्लानिंग ये होती है किसी तरीके से वो ईशा आलिया को रास्ते से हटाएगा, लेकिन रास्ते से कैसे हटाएगा ये वो प्लानिंग करता है। उसके बाद में जो तारीख होती है जो मैंने आपको बताई 27 दिसंबर साल 2022 को, उस दिन ये ईशा आलिया से कहता है कि हम लोग कोलकाता चलेंगे। शाम का खाना देता है, खाने में शायद कुछ नशीला पदार्थ था और ईशा आलिया वो खाना खाकर सो जाती है। उससे इसने कहा था कि हम लोग 11 बजे के आसपास निकलेंगे। जब ईशा आलिया सोती है तो उसके सर में गोली मारता है। जब ईशा आलिया की मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को अपनी कार पर फ्रंट सीट पर बैठाता है और इस तरीके से उसको सेट करता है ताकि सीसीटीवी कैमरा में अगर कहीं कैप्चर हो तो ये लगे कि वो ईशा आलिया तो बैठे हुए अपने पति के साथ जा रही है। पीछे वाली सीट पर अपनी बच्ची को बिठाता है और उसके बाद निकल जाता है। और ये सब कुछ इसने इसलिए किया था ताकि लोगों को और पुलिस को वो गुमराह कर सके और ये लगे ये सब कुछ बदमाशों ने किया है। यकीनन दोस्तों, ये कहानी अपने आप में परेशान करने वाली थी। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।